ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पड़ोसी देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर जंग छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि आर्मेनिया ने उसकी सेना के ठिकानों पर हमला कर दिया है। आर्मेनिया की तरफ से जबरदस्त फायरिंग होने का दावा किया गया है, मगर अजरबैजान की फौज ने भी आर्मेनिया पर जोरदार पलटवार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे छोटे देशों की लड़ाई में बड़े बड़े देश कूद सकते हैं। आर्मेनिया के साथ रूस से लेकर ईरान खड़े हैं, तो इजराइल और तुर्की अजरबैजान के दोस्त हैं। यानी अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। उनकी दुश्मनी का ट्रेलर पूरी दुनिया 3 साल पहले देख ही चुकी है, जब दोनों ने 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर गोला बारूद बरसाया था और खुद पुतिन को मामला शांत करवाने के लिए कूदना पड़ा था। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमाएं भले एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन दोनों के दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते। और यही वजह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया आए दिन एक दूसरे पर धावा बोलते रहते हैं। और इस बार अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि आर्मेनिया की सेना ने उसके जवानों पर गोलियां चला दी, मगर उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि आर्मेनिया के वार पर उसकी फौज भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रही, बल्कि उसने भी आर्मेनिया को मुंहतोड़ जवाब दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया 1990 के दशक तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन आज दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। लड़ाई नगोर्नो कराबाख के उस इलाके के लिए है जिसे दोनों अपना बताते हैं। इसी बात पर 2020 में जब दोनों देश भिड़े थे तो रूस ने उन्हें समझाकर किसी तरह युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन दोनों रूस की भी सुनने को तैयार नहीं। रूस का कराया शांति समझौता कागज पर ही सिमटा है, जमीन पर शांति तो कभी आई ही नहीं। अजरबैजान लगातार आर्मेनिया पर लड़ाई की शुरुआत करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन आर्मेनिया ने दावा किया कि यह अजरबैजान की चाल है। वो खुद आर्मेनिया से नई जंग छेड़ने की तैयारी में, इसलिए वो बार बार ये झूठ बोल रहा है कि आर्मेनिया उस पर हमले कर रहा है, ताकि दुनिया के सामने अजरबैजान खुद को बेचारा साबित कर सके। आर्मेनिया के एक सीनियर राजनयिक ने दावा किया कि इस महीने में अजरबैजान अब तक 19 बयान जारी कर चुका है और सभी बयानों में उसका एक ही आरोप है, वो ये कि आर्मेनिया की सेना ने उस पर फायरिंग की। लेकिन आर्मेनिया का आरोप है कि ऐसे झूठे आरोप लगाकर अजरबैजान बाकी देशों के सामने आर्मेनिया को विलन बनाना चाहता है। इसलिए वो यही बोलता जा रहा है कि आर्मेनिया ने उस पर हमला कर दिया, ताकि आत्मरक्षा का बहाना कर वो आर्मेनिया पर हमला कर सके और उसे जायज ठहरा सके। और आर्मेनिया के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस भी मोहर लगाती दिखी। उसने दावा किया कि अजरबैजान ने आर्मेनिया से नगोर्नो कराबाख तक जाने वाले लाचिन कॉरिडोर नाम के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अजरबैजान ने अप्रैल में इस कॉरिडोर की एंट्री पर चेक पॉइंट बना दिया था। लेकिन मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने वाली संस्था रेड क्रॉस ने बताया कि अजरबैजान उसे भी नागोर्नो कराबाख के लोगों तक दवा और जरूरत का दूसरा सामान पहुंचाने नहीं दे रहा। लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है, मगर दिक्कत यह है कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। और आर्मेनिया के लिए नागोर्नो कराबाख तक पहुंच इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार बीच सड़क पर बेकाबू हो गई और उसने वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग साइकिल पर सवार होकर सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग साइकिल समेत सड़क पर गिर गए और फिर तेज रफ्तार कार उन्हें दूर तक घसीटती चली गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भागते हुए बुजुर्ग के पास पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार सवार अपनी कार लेकर वहां से फरार हो गया। उधर कई दिनों तक चली तनातनी के बाद तालिबान ने ईरान को हेलमंद नदी का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इस मुद्दे पर ईरान और तालिबान के बीच जंग की नौबत आ चुकी थी, लेकिन तालिबान सरकार ने ईरान को हेलमंद नदी का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत देकर इस जंग को टाल दिया, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान दोनों देश इन दिनों भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियों से निकलने वाली हेलमंद नदी जो ईरान तक जाती है, उस पर दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गई थी। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर बड़ी संख्या में हथियार और सैनिक तैनात कर दिए थे। इससे पहले 27 मई को हेलमंद नदी के पानी को लेकर ही बॉर्डर पर ईरान की सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें ईरान की सेना के 2 सैनिक जबकि एक तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई थी। इस बीच ईरान की सरकार ने वहां के फिल्म निर्माताओं को हिजाब न पहनने वाली अभिनेत्रियों को काम न देने की चेतावनी दे दी। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक ईरान की सरकारी फिल्म संस्था ने वहां के सभी निर्माताओं को चेतावनी दी, ताकि किसी भी सूरत में हिजाब से जुड़े कानून का पालन करवाया जा सके। यही वजह रही कि अब ईरान की अभिनेत्रियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक वहां के फिल्म निर्माताओं को साफ कह दिया गया कि जो अभिनेत्रियां हिजाब पहनने को तैयार नहीं हो, उन्हें काम न दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिल्म निर्माताओं पर भी एक्शन लिया जाएगा। ईरान में हिजाब को लेकर अब तक विरोध थमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार लगातार हिजाब से जुड़े कानून का पालन करवाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। इधर ब्राजील में विनाशकारी तूफान और भारी बारिश की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। वहां के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।
जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तूफान और बारिश ने ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। बारिश की वजह से वहां का एक पूरा शहर पानी में डूब गया और सिर्फ घरों की छतें ही नजर आईं। वहीं बारिश खत्म होने के बाद तो हालात और बुरे हो गए। हर तरफ मलबे का ढेर दिखा और उसके नीचे कई गाड़ियां दबी नजर आईं। तूफान और बारिश ने ब्राजील में ऐसा कहर बरपाया कि 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग लापता हो गए और हजारों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए। वहीं प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। साथ ही सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा खराब मौसम को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। उधर नेपाल में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग लापता बताए गए। बताया गया कि एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों से लोगों के लापता होने की खबर मिली, जिसके बाद नेपाल पुलिस और प्रशासन उनकी तलाश में जुट गए। नेपाल में भारी बारिश की वजह से हेवा खोला नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो उफान पर आ गई, जिसे देखने के लिए पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। नेपाल पुलिस ने बताया कि जमीन खिसकने की वजह से एक दिन में 3 जगहों से 28 लोगों के लापता होने की खबर मिली, जिनकी तलाश जारी है। वहीं भारी बारिश के बाद बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की। उधर यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू बमबाज के सौतेले बेटे आबिद को पुलिस ने 6 जिंदा बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आबिद की पहचान जूनियर बमबाज के तौर पर भी है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अपने सौतेले पिता गुड्डू मुस्लिम की तरह वो भी बमबाजी में माहिर है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आबिद को बचपन में ही गुड्डू मुस्लिम ने बम बनाना और उसे चलाना सिखाया था, इसीलिए वो जूनियर बमबाज के तौर पर भी बदनाम है। इस बीच पुलिस ने उसे प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके से 6 जिंदा बमों के साथ गिरफ्तार किया। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आबिद भी फरार चल रहा था। वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तारी के डर से भागा भागा फिर रहा है। गैंगस्टर अतीक अहमद के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर अनीस ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक और उसके भाई अशरफ की इसी साल 15 अप्रैल को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन हत्याकांड में शामिल गुड्डू बमबाज और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि इस दौरान प्रयागराज में अतीक के करीबी हिस्ट्री शीटर अनीस ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। अनीस के खिलाफ प्रयागराज जिले के उतराव थाने में हत्या समेत 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और जिले के फूलपुर थाने की पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट में वांटेड घोषित किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अनीस अतीक का बेहद करीबी था और उसने अतीक के इशारे पर इलाके में कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड से उसका संबंध है या नहीं, इसका पता नहीं चल सका। इधर महाराष्ट्र के मुंबई में एक इलाके का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। न सिर्फ बस स्टैंड के साइन बोर्ड पर वहां का पता बांग्लादेश लिख दिया गया, बल्कि लोगों के आधार कार्ड, बिजली बिल, सरकारी दस्तावेजों पर भी बांग्लादेशी लिखा जाने लगा। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इसका विरोध किया और उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो बस स्टैंड पर लगे साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी, उसके बाद उसे उखाड़ फेंका। बताया गया कि ठाणे जिले के अंदर आने वाले मीरा भाईंदर के इस इलाके में ज्यादातर आबादी पश्चिम बंगाल के लोगों की है। जो करीब 30-35 साल पहले लोग यहाँ आए थे, धीरे धीरे पूरे इलाके को बांग्लादेश के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन बाद में वहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजों पर भी बांग्लादेश लिखा आने लगा और तो और बस स्टैंड पर भी बांग्लादेश लिख दिया गया। हालांकि नगर निगम ने सफाई दी कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, नहीं कभी नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया। उधर कनाडा में खालिस्तानी आतंकी और 10 लाख के इनामी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के जलंधर जिले का रहने वाला निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। आरोप है कि वो लंबे समय से कनाडा में रहकर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने में जुटा था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। और अब खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरी शहर में एक गुरुद्वारे के पास मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और खुफिया एजेंसी सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर पिछले कई सालों से कनाडा रह रहा था, जहां से वो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों को हवा देने में जुटा था। आरोप ये भी है कि निज्जर भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रच रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में हथियार और पैसों से मदद कर रहा था। इधर चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग ली। इस सैन्य अभ्यास में सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने एक साथ मिलकर अपनी ताकत को परखा और दुश्मन के हमलों से बचते हुए उस पर प्रहार करने का अभ्यास किया। सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें जवान हर तरह के हालात में दुश्मनों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। इस अभ्यास में टैंक, तोप, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाकों में सैनिकों को उतारने का अभ्यास भी किया गया। इस मिलिट्री ड्रिल का एक और वीडियो सामने आया जिसमें आसमान से गिरते बमों के बीच भारतीय सेना के ताकतवर टैंक तेजी से आगे बढ़ते दिखे। उनके पीछे घातक हथियारों से लैस कई सैनिक भी हमला करने के लिए चलते नजर आए।
इसके साथ ही 2 सैनिक स्नाइपर गन से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते दिखे। वहीं सेना ने ड्रोन उड़ाने की भी ट्रेनिंग ली।